नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं जीएनएस हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह मेरे ही एक रिलेटिव की है जिनका नाम चुन्नी लाल है। और जब उन्होंने मेरे इस चैनल पर ड्राइवर लोगों की यह कहानियां सुनी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे भी अपनी कहानी सुनानी है। तो चलिए अब यह कहानी चुन्नी लाल भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चुन्नी लाल है और मैं गुजरात के भावनगर जिले का रहने वाला हूँ। गांव में लोग प्यार से मुझे चुन्नी कहकर भी पुकारते हैं। पेशे से मैं भी एक बस ड्राइवर हूँ, पर मैं किसी के भी यहाँ नौकरी नहीं करता, बल्कि मेरे पास खुद की बस है। आज मुझे बस चलाते हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं और इन 22 सालों में मैंने 3 बस चेंज कर दी है, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव जरूरी होता है। लेकिन इन 22 सालों में मुझे कभी भी बस चलाते वक्त डर का एहसास नहीं हुआ, चाहे फिर वह दिन का समय हो या रात का समय हो। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद अब मैं कभी भी रात के समय बस नहीं चलाता हूँ, क्योंकि वह जो घटना थी वह कोई ऐसी वैसी या कोई छोटी मोटी डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत ही बड़ा भूतिया जाल था जिसमें उस रात मैं फंस गया था। लेकिन वह तो माँ करनी का आशीर्वाद और उनका साथ था जिसकी वजह से उस रात मेरी जान बच गई, वरना शायद आज मैं भी भूत बनकर किसी को परेशान करता रहता। क्योंकि उस दिन मेरे साथ वह जो घटना हुई थी, और अगर उस घटना में मैं मर जाता तो निश्चित रूप से मुझे पता है कि मैं भूत या पिशाच ही बनता। अब आप में से बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर उस रात मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं इतना दावे के साथ कह पा रहा हूँ कि मैं अगर मर जाता तो भूत या पिशाच ही बनता और लोगों को परेशान करता। तो इसके बारे में आप कहानी में आगे जान जाओगे कि आखिर उस दिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मरने के बाद मैं भूत या पिशाच ही बनता और लोगों को परेशान करता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अब तक 3 बस चेंज कर दी है और अब मेरे पास जो बस है वह तीसरी बस है। लेकिन यह घटना तब की है जब मेरे पास दूसरी बस थी, यानी कि इससे पहले मैंने एक बस चेंज कर दी थी और यह दूसरी बस लेकर मैं आया था। और जितना मुझे याद है यह बात सन 2014 की है। उस वक्त मैंने नई बस निकलवाई थी, तो गांव की जितनी भी बुकिंग होती थी वह मेरे पास ही आती थी और गांव के सभी कामों में लोग मेरी बस को ही लेकर जाया करते थे, क्योंकि एक तो बस नई थी और इसके साथ ही शुरू से ही गांव में मेरा व्यवहार लोगों से काफी अच्छा रहा है। इसलिए अगर गांव में किसी के भी कहीं पर जाने का कोई काम होता था तो वह लोग मेरी बस को ही बुक करके लेकर जाया करते थे। और विशेष रूप से तो गांव की जो शादियां होती थी उन शादियों में तो मुझे पता रहता था कि इतने दिन बाद उसके शादी है, तो वहां तो अपने को बस लेकर पक्का ही जाना है। जैसे अगर किसी लड़की की शादी होती थी तो लड़की वाले जब लड़की का लगन देने के लिए जाते थे तो लगभग मेरी ही बस को लेकर जाते थे, और अगर किसी लड़के की शादी होती थी तो उसकी बारात में मेरी ही बस को बुक करके लेकर जाते थे, क्योंकि उस वक्त गांव में अकेला मैं ही एक ऐसा इंसान था जिसके पास बस थी। अब ऐसे ही एक बार मेरे गांव में एक लड़के की शादी थी और लड़के के पिता ने मुझे लगभग 1 महीने पहले ही कह दिया था कि चुन्नी, बारात में तेरी बस ही लेकर चलनी है, तो मैंने भी उन्हें हाँ कह दिया था। इसके बाद जिस दिन उस लड़के की शादी थी उस दिन तय समय पर मैं बस लेकर गांव के चौक पर पहुंच जाता हूं, क्योंकि गांव के लड़कों की जितनी भी बारातें होती थी वह सभी लगभग गांव के चौक से ही रवाना होती थी। माँ करनी का आशीर्वाद लेने के बाद में बारात को रवाना किया जाता था और उस दिन भी सभी बाराती बारात में जाने के लिए मेरी बस में बैठ चुके थे और सभी ने माँ करनी का आशीर्वाद लेकर बस को रवाना करने के लिए मुझे कहा। इसके बाद मैंने बस को स्टार्ट किया और हम लोग बारात लेकर हमारे गांव से निकल पड़े।
उस दिन बारात ले जाते वक्त मेरी बस में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी लोग बैठे हुए थे। सभी हंसी खुशी लड़की वालों के गांव की तरफ जा रहे थे। जो लड़की वालों का गांव था वह हमारे गांव से लगभग 250 किलोमीटर दूर था और उस दूरी को तय करने में लगभग 4 घंटे का समय लगने वाला था। इस वजह से मुझे पता था कि हमें पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। कई जगहों पर तो आपने देखा होगा कि बारात जिस दिन जाती है उसी दिन रात को वापस लौट जाती है और जिसकी शादी होती है उसके कुछ खास परिवारजन ही वहां रुकते हैं और दूसरे दिन आते हैं। लेकिन हमारे गांव में जो बारात जाती है वह सारी बारात ही उस दिन लड़की वालों के यहाँ रुकती है और फिर दूसरे दिन शाम तक अपने गांव वापस पहुंचती है। अब उस दिन रात के लगभग 8 बजे हम लोग लड़की वालों के गांव में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद अक्सर जैसा शादियों में होता है कि परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग नाच गाने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो अपनी बस का ध्यान रखना था, इसीलिए मैं चाय नाश्ता करके वापस अपनी बस में आकर आराम करने लगता हूँ। जब मैं चाय नाश्ता करके वापस बस में आया था तो उस वक्त तक रात के लगभग 10 बज चुके थे और अब बारात भी बैंड बाजे के साथ लड़की के घर की तरफ रवाना हो गई थी। अब बारात को वहां से गए हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना बस को थोड़ा आगे की तरफ लड़की वालों के घर के थोड़ा करीब लेकर चलते हैं और वहीं पर कोई अच्छी सी जगह देखकर इसको खड़ा कर देंगे। अब ऐसा सोचकर मैंने बस को स्टार्ट किया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब मैं बस को धीरे धीरे लेकर जा रहा था, लेकिन तब तक बारात बैंड बाजे के साथ आगे जा चुकी थी। अब मुझे वह दिखाई भी नहीं दे रही थी और ना ही मुझे लड़की के घर का कुछ अता पता था। रात के समय उस घने अंधेरे में उस सुनसान रास्ते पर मैं बस को लेकर अकेला ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसको देखकर मैंने सोचा कि इस आदमी से पूछते हैं कि आखिर लड़की वालों का घर किस तरफ है और यहाँ बस को खड़ी करने के लिए आसपास में कोई अच्छी सी जगह है या नहीं। यही सोचकर मैं अपनी बस को उस आदमी के पास ले जाकर रोकता हूँ और बस में बैठे बैठे ही उस आदमी से पूछता हूँ कि यहाँ बस को खड़ी करने के लिए कोई अच्छी सी जगह कहाँ पर है और वहाँ से लड़की का घर कितनी दूर है। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा कि आगे जाकर घुमाव में एक पीपल का पेड़ आएगा। उस पीपल के पेड़ के आसपास खुला मैदान है, आप वहीं पर बस को खड़ी कर देना और वहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर ही उस लड़की का घर है जिसकी आज शादी है। तो आप पैदल चलकर 10 मिनट में लड़की के घर पहुँच जाओगे। तब मैंने उस आदमी को शुक्रिया कहा और बस को लेकर उसने जिस तरफ बताया था उस तरफ निकल पड़ा। लेकिन मुझे उस आदमी को देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जब मैंने उस आदमी को सड़क पर खड़े हुए देखा था तो उसने अपने हाथ में एक लालटेन ले रखी थी और एक कंबल ओढ़ रखा था। दूर से उसे देखकर मैंने सोचा कि आखिर इस जमाने में भी लालटेन को कौन काम में लाता है। आज के टाइम में तो लगभग सभी के पास टॉर्च होती है और इतनी गर्मी में भी इस आदमी ने यह इतनी मोटी और भारी कंबल क्यों ओढ़ रखी है। पर मैंने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद उसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा अचंभा मुझे तब हुआ जब उस आदमी के पास बस रोककर मैंने उससे रास्ता पूछा था। जब मैंने बस को रोककर उससे रास्ता पूछना चाहा तो मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ गई। उसके चेहरे को देखकर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी है या औरत, क्योंकि उसके सिर के बाल औरतों के जितने लंबे लंबे थे और उसने अपने ललाट पर एक मोटी सी काली बिंदी लगा रखी थी और होठों पर औरतों की तरह लिपस्टिक भी लगा रखी थी। लेकिन आमतौर पर जैसा कि आपने देखा होगा कि औरतें लाल या गुलाबी रंग की लिपस्टिक ज्यादा लगाती हैं, लेकिन उसने काले रंग की लिपस्टिक अपने होठों पर लगा रखी थी, जिसकी वजह से उसके होंठ बिल्कुल काले दिखाई दे रहे थे। एक पल के लिए तो जब मैंने उसका चेहरा अचानक से देखा था तो मैं थोड़ा डर गया था, पर अब उससे रास्ता पूछने के बाद मैं बस को लेकर आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जब मैं बस को लेकर वहां से आगे बढ़ रहा था तो मैंने बस के साइड मिरर में देखा कि वह आदमी बस के पीछे सड़क पर खड़े हुए एक टक मेरी बस को देखे जा रहा है, क्योंकि उसने हाथ में जली हुई लालटेन ले रखी थी। इस वजह से उस लालटेन की रोशनी के कारण मुझे वह उस घने अंधेरे में भी बस के साइड मिरर में दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी तक भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि आज मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब जैसा कि उसने मुझे बताया था ठीक वैसे ही आगे जाने के बाद रास्ते पर एक घुमाव आता है और वहीं पर एक पीपल का पेड़ मुझे दिखाई देता है और उसके नीचे कुछ साफ सी जगह भी दिखाई देती है। तो मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे अपनी बस को खड़ी करके वहां से पैदल ही लड़की के घर की तरफ खाना खाने के लिए निकल पड़ता हूँ।
अब वहाँ से कुछ देर पैदल चलने के बाद मुझे दूर से ही लड़की वालों का घर दिखाई देने लगता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जिस घर में शादी होती है उसमें कई प्रकार की सजावट करके उसको सजाया जाता है, कई प्रकार की लाइटें। और मुझे वहाँ पर जिस लड़के की शादी थी उसके पिता दिखाई देते हैं और वह मुझे कहते हैं कि अरे चुन्नी, कहाँ था तू, क्या तूने खाना खा लिया? तो मैंने कहा कि नहीं, अब खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, खाना खा ले। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कि बस की डिग्गी में कुछ सामान रखा हुआ है जिसकी फेरों के टाइम पर हमको जरूरत पड़ेगी, तो तू बस के आसपास ही रहना, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद उस सामान को लेने आ जाऊंगा या किसी और को भेज दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप आ जाना। और उनसे इतना कहकर मैं खाना खाने लग जाता हूँ। खाना खाने और थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात का 1 बज चुका था। तभी मैंने सोचा कि बस में चलकर थोड़ा आराम करते हैं। और फिर लड़के के पिता ने भी मुझसे कहा था कि बस की डिग्गी में कोई सामान रखा हुआ है और मुझे बस के आसपास ही रहना है, इसीलिए मैं वहां से अकेला ही बस की तरफ चल पड़ता हूँ। अब उस सुनसान रास्ते पर मैं मेरी बस की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे दूर से दिखाई देता है कि कोई मेरी बस के पास खड़ा है, लेकिन शायद वह जो कोई भी था उसने दूर से ही मुझे आता हुआ देख लिया था और इसीलिए वह वहां से गायब हो गया था। जब मैं बस के पास पहुंचा तो मैंने बस के चारों तरफ चक्कर लगाकर देखा, पर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अब मैं उस चीज को नजरअंदाज करके बस में चढ़ने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं बस में चढ़ने ही वाला था कि तभी मुझे कुछ दिखाई देता है। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे बस के चारों तरफ एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ दिखा। फिर मैंने बस के चारों तरफ एक बार फिर से चक्कर लगाया तो वह धागा पूरी बस के चारों तरफ बंधा हुआ था। यह देखकर मैंने सोचा कि आखिर यह लाल धागा किसी ने बस के चारों तरफ क्यों बांधा होगा, क्योंकि जब मैं वहां से गया था तब तो वह धागा बस के चारों तरफ नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद किसी बच्चे ने शैतानी की होगी, लेकिन उस वक्त मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ कि उस धागे को तोड़कर फेंकने की बजाय मैं बस में चढ़कर आराम करने लगता हूँ। अभी मैं बस में आराम कर ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे बस की छत पर कोई चल रहा है। उसके चलने के कदमों की आवाज मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। तभी मैंने सोचा कि मैंने इस पीपल के पेड़ के नीचे बस खड़ी कर रखी है, तो शायद कोई बंदर वगैरह होंगे जो बस की छत पर उछल कूद कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में मेरा यह शक गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जब मैंने गौर से उस आवाज को सुना तो मुझे यकीन हो गया कि यह कोई बंदर के उछल कूद करने की आवाज नहीं है, बल्कि यह किसी इंसान के कदमों की आवाज है। तभी मैंने बस में बैठे बैठे ही खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर आवाज लगाई कि कौन है बस के ऊपर, लेकिन मुझे जवाब में कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही मैंने आवाज लगाई तो वह आवाज आना बंद हो जाती है। उस आवाज के बंद होते ही मैं भी थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से वही आवाज आने लगती है। इस बार मैंने जैसे ही खिड़की से आवाज लगाने के लिए अपना सिर बाहर निकाला तो मुझे बस के बगल में एक परछाई दिखाई देती है। वह परछाई उसी इंसान की थी जो बस के ऊपर खड़ा था। उस परछाई को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि बस के ऊपर कोई ना कोई तो है, इसीलिए उसके बाद मैं बस से नीचे उतरता हूँ और बस के पीछे जाकर सीढ़ियों से बस के ऊपर चढ़ने लगता हूँ। उसके ऊपर चढ़ते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। जब मैं बस के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि बस के ऊपर वही आदमी खड़ा था जिसने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ आने का रास्ता बताया था। यह वही आदमी था जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, वही काली बिंदी और काले होठों वाला। बस के ऊपर चढ़कर मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बस के ऊपर क्या कर रहे हो, तो इस पर वह एकटक मुझे घूरे जा रहा था और ना ही मुझसे कुछ बोल रहा था। तभी मैं उससे कहता हूँ कि चलो उतरो मेरी बस से नीचे। मेरे इतना कहने पर वह आदमी कहता है कि ठीक है, और इतना कहकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद एक पल के लिए तो मैं सोचने लगता हूँ कि यह आदमी शायद दिमाग से थोड़ा पागल है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह पागल नहीं बल्कि लोगों को पागल करने वाला है। अभी हम दोनों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे कि तभी अचानक हंसते हंसते वह आदमी बस की छत के ऊपर से अचानक अपने दोनों हाथों को फैलाता है और हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर तो मेरी तो हवाइयां ही उड़ गई थी। अब वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए बस के चारों तरफ उड़ रहा था और बस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। अब तक मुझे समझ आ चुका था कि आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। एक तो चारों तरफ वैसे ही इतना घना अंधेरा था और ऊपर से यह नजारा देखकर तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे थे। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि
जैसे थोड़ी ही देर में चक्कर खाकर मैं बस से नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाऊंगा। लेकिन तभी वह उड़ता हुआ आदमी अचानक से मेरे ऊपर आता है और उसने जो कंबल ओढ़ रखी थी उसको फैलाकर मेरे ऊपर बैठ जाता है। अभी मैं खड़ा हुआ था और वह मेरे कंधों पर किसी बच्चे की तरह बैठा हुआ था। इसके बाद उसने जोर से मेरी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरी गर्दन को उखाड़कर मुझे मारना चाहता हो। मैं उससे यह कहना चाह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, लेकिन उस टाइम मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर के अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। मेरे अंदर अब खड़े रहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी और मैं अचानक से बस की छत के ऊपर गिर जाता हूँ। मैं तो बस की छत पर गिर जाता हूँ, लेकिन वह आदमी वैसे की वैसे ही हवा में बैठा रहता है और मेरे नीचे गिरते ही अचानक से वह मेरी छाती पर आकर बैठ जाता है और इसके बाद वह बहुत जोर से मेरा गला दबाने लगता है। अब जैसे ही वह मेरा गला दबाता है तो मेरे मुंह से पता नहीं अचानक कैसे लेकिन एक जोर की चीख निकल जाती है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी ही देर में मेरी सांस रुक जाएगी और यह आदमी मुझे मार देगा। जब वह मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा था तो मैं आंख फाड़कर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और अपने दोनों हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अपने गले को उसके चंगुल से छुड़ाते हुए जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके मुंह से अचानक साइड के 2 दांत लंबे होकर बाहर निकलने लगते हैं और उसके मुंह के अंदर से अचानक खून की लार गिरने लगती है और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो जाती हैं। उस वक्त उसका वह चेहरा मुझे इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि मुझे लगा कि गले के दबने से तो पता नहीं मेरी मौत होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने ज्यादा देर तक इसके चेहरे को देखा तो डर के मारे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं वैसे ही मर जाऊंगा। तभी मैंने अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर से अपना पूरा जोर लगाकर उसके हाथों से अपने गले को छुड़ाना चाहा। और अब मैं मन ही मन में माँ करनी को याद कर रहा था कि हे माता, किसी भी तरह आज मेरे प्राण इस राक्षस से बचा लो, क्योंकि अब तक मुझे समझ आ चुका था कि यह कोई आम इंसान नहीं है बल्कि कोई भूत पिशाच या कोई बहुत ही बुरी और गंदी आत्मा है जिसके चंगुल में आज मैं फंस गया हूँ और आज यह मेरी जान लेकर रहेगी। तभी अचानक से पता नहीं कहां से पर मुझे मेरे कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। जब मैंने गौर से उस आवाज को सुना तो वह उसी लड़के के पिता की आवाज थी जिस लड़के की आज शादी थी और यह वही आदमी था जिन्होंने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि बस की डिग्गी में कोई सामान रखा हुआ है और उसे लेने के लिए मैं आऊंगा या किसी और को भेज दूंगा। अब उनकी आवाज को सुनकर मैंने सोचा कि मेरे पास मेरी जान बचाने का सिर्फ यही मौका है और अगर मैंने इस मौके को भी गवा दिया तो आज मैं पक्का मर जाऊंगा। इसके बाद मैंने अपने एक हाथ से जोर जोर से उस बस की छत को पीटना शुरू किया ताकि इसकी आवाज उनके कानों तक पहुंचे और उन्हें पता चल सके कि मैं बस की छत के ऊपर हूं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे इतना जोर जोर से उस बस की छत को पीटने के बावजूद भी उन तक इसकी आवाज पहुंच नहीं रही थी और वह बार बार मेरा नाम लेकर वहां आवाज लगा रहे थे। तभी मैंने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ माँ करने को याद किया कि हे माता रानी, अब तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। अभी मैं उन्हें याद कर ही रहा था कि तभी अचानक पता नहीं कैसे पर जिस पीपल के पेड़ के नीचे मेरी वह बस खड़ी थी और जिसके नीचे बस की छत पर उस राक्षस ने मुझे पकड़ रखा था, उस पीपल के पेड़ की एक बहुत मोटी और बड़ी टहनी टूटकर उस राक्षस के ऊपर गिर जाती है। उस बड़ी सी टहनी के टूटते ही वह राक्षस उसके नीचे दब जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस टहनी से मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है और ना ही मैं उसके नीचे दबता हूँ। इसे मैंने माता रानी का आशीर्वाद ही समझा और मैंने तुरंत अपनी जान बचाने के लिए उस बस के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही मैं उस बस से छलांग लगाकर नीचे जमीन पर कूदा तो मुझे मेरे शरीर में ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पूरी की पूरी ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर वापस आ गई हो। तभी उस लड़के के पिता मेरे सामने खड़े थे और मैंने उन्हें फटाफट वहां से निकलने के लिए कहा और मैं उनके साथ उनका हाथ पकड़े हुए वहां से बस लड़की के घर की तरफ दौड़े जा रहा था और वह बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि हुआ क्या है, मुझे यह तो बताओ। फिर जब हम लोग उस लड़की के घर के काफी करीब पहुंच गए और वहां पर काफी और लोग भी थे, तब वहां जाकर मैंने सारी बात उस लड़के के पिता को बताई जो शुरू से वहां पर मेरे साथ हुई थी और थोड़ी ही देर में यह बात आग की तरह वहां सभी तक फैल गई। फिर उस गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों ने हमें बताया कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो, वरना आज आपकी जान बचाने वाला कोई नहीं था। तभी मैंने उनसे कहा कि जिसके सर पर माँ करनी का आशीर्वाद हो
और जिसके साथ माँ करनी का साथ हो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन गांव वालों ने हमें बताया कि वह एक तांत्रिक था और यह उसी तांत्रिक की आत्मा थी जो आज से कुछ साल पहले मर चुका है। दरअसल उन्होंने हमें बताया कि आज से कुछ साल पहले इस गांव के बगल में जो पहाड़ी है उसके ऊपर एक तांत्रिक रहता था और वह रोज गांव में भिक्षा लेने के लिए आता था। वह ऐसे ही रोज गांव में भिक्षा मांगकर खाता था। तभी एक दिन भिक्षा लेते वक्त अचानक उसकी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ती है और उसे देखकर वह मोहित हो जाता है और उस लड़की को पाने के लिए वह अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। इसके बाद जब वह तांत्रिक उस लड़की के घर पर भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो संयोग से एक दिन उस लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी और यह बात उस लड़की की माँ उस तांत्रिक को बताती है। तो उस तांत्रिक को भी एक अच्छा मौका मिल गया उस लड़की को अपने वश में करने का और उसने उसकी माँ को एक धागा दिया और कहा कि इस धागे को लड़की के हाथ में बांध देना, उसके बाद उसकी तबीयत सही हो जाएगी। उस धागे को बांधने के बाद में लड़की की तबीयत तो ठीक हो गई थी, लेकिन अब वह लड़की धीरे धीरे उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित होने लगती है और तांत्रिक की तंत्र विद्या के कारण वह लड़की धीरे धीरे उस तांत्रिक की तरफ पूरे तरीके से आकर्षित हो जाती है, जिसके चलते थोड़े ही दिनों बाद वह तांत्रिक उस लड़की को हासिल करने में सफल हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़की के हाथ से वह धागा टूट जाता है और उस धागे के टूटते ही उस तांत्रिक की तंत्र विद्या का सारा असर उस लड़की के ऊपर से हट जाता है और तंत्र विद्या के असर के हटते ही उस लड़की को समझ में आ जाता है कि उस तांत्रिक ने उसके साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद उसने अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। उसे आग में जलता हुआ देखकर गांव के लोगों ने और उसके घर वालों ने उसको बचाया, लेकिन तब तक वह काफी ज्यादा जल चुकी थी और मरते मरते वह उस तांत्रिक को श्राप देकर जाती है कि आने वाली अमावस्या तक वह तांत्रिक भी मर जाएगा। अब तांत्रिक को भी इन सब के बारे में पता चलता है, लेकिन उसे अपनी तंत्र विद्या पर बहुत भरोसा था। उसने सोचा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो बहुत महान शक्तियां और तंत्र विद्या है। मेरे ऊपर किसी के भी दिए हुए श्राप का कोई असर नहीं होगा। अब जैसा कि उस लड़की ने मरते वक्त श्राप दिया था, तो आने वाली अमावस्या तक सभी गांव वालों को इस बात का इंतजार रहता है कि आखिर अमावस्या के दिन क्या होता है। लेकिन अमावस्या के दिन भी कुछ नहीं होता। सभी लोगों को लगता है कि तांत्रिक के पास तंत्र विद्या और कोई शक्तियां हैं, उसको कुछ नहीं होगा और सभी लोग निराश होकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन यानी कि अमावस्या के अगले दिन उठते हैं और गांव से कुछ लोग बाहर निकलकर उस पीपल के पेड़ की तरफ जाते हैं, तो उन्हें उस पीपल के पेड़ के नीचे उस तांत्रिक की लाश फांसी पर लटकी हुई मिलती है, जिसे देखने के बाद पूरे गांव में भय का माहौल हो जाता है। अब यह वही तांत्रिक की दुष्ट आत्मा है जो मरने के बाद भी लोगों को परेशान करती है और अगर इस गांव में किसी भी लड़की की बारात आती है तो वह आत्मा कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से उस लड़की की शादी पूरी ही ना हो और वह रूप बदलकर दूसरे गांव से आने वाले लोगों को भटकाती है। तभी उन गांव वालों ने हमसे कहा कि आज इस लड़की की शादी करवाने के लिए जो पंडित जी आए हुए हैं वह एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली पंडित हैं, जिनके पास कई सिद्धियां हैं। तो उन्हें लेकर सभी लोग उस पीपल के पेड़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि किसी भी तरह मुझे वहां से अपनी बस को लेकर आना है, तो इसीलिए मेरी मदद के लिए वह लोग मेरे साथ वहां पर गए। लेकिन उन पंडित जी ने बस को देखते ही दूर से ही कह दिया था कि कोई भी इंसान बस को हाथ नहीं लगाएगा। अगर वह बस को हाथ लगाएगा तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब मैं उस बस में चढ़ने के लिए आया था तो मुझे उस बस के चारों तरफ एक लाल धागा बंधा हुआ दिखा था। उसे उस तांत्रिक की दुष्ट आत्मा ने ही बांधा था। फिर पंडित जी ने वहां पर अपने कई मंत्र वगैरह पढ़े और उन्होंने ही उस धागे को अपनी शक्तियों से खोला। इसके बाद कई लोगों ने बस के ऊपर चढ़कर देखा तो बस के ऊपर एक राख का ढेर पड़ा हुआ था, जैसे कि वहां पर कोई चीज जली हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस वक्त जिस टहनी के टूटने की वजह से मेरी जान बची थी, अब वह टहनी बिल्कुल वैसे की वैसे ही उस पेड़ पर थी, यानी कि वह टूटी हुई नहीं थी। तब पंडित जी ने बताया कि यह तो माता करनी का ही चमत्कार था, जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई। और उस राख के बारे में पंडित जी ने कहा कि माता रानी ने शायद उस तांत्रिक की दुष्ट आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए ही निपटारा कर दिया है, उसी वजह से तुम्हारी बस की छत के ऊपर यह राख पड़ी हुई है। तभी पंडित जी ने वहां पर गंगाजल और गोमूत्र मंगवाया और उस गंगाजल और गोमूत्र से उस बस के ऊपर जो राख पड़ी हुई थी उसको वहीं से हटाया और उस पूरी बस की वहीं पर धुलाई करवाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब रात के 3 बजे के वक्त उस घने अंधेरे में उस पीपल के पेड़ के नीचे हो रहा था।
और सारी क्रियाविधि करने के बाद पंडित जी के साथ ही मैं उस बस को लेकर उस लड़की के घर पर आया और उसके बाद पंडित जी ने लड़की की शादी करवाई। गांव से वापस आते वक्त भी गांव वालों ने हमें उस रास्ते से वापस नहीं आने दिया, बल्कि उन्होंने गांव के दूसरे रास्ते से हमें रवाना किया। और उस दिन के बाद मैं तो कई दिनों तक बीमार भी रहा था, पर मैंने बार बार मां करनी के धाम पर फेरी लगाई, जिसकी वजह से थोड़े ही दिनों में मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन उसके बाद कई दिनों तक मैंने बस नहीं चलाई थी और फिर किसी ने मुझसे कहा कि अब तुम इस बस को बेच दो तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। फिर उसके बाद मैंने उस बस को बेच दिया था और उसके बाद मैं यह तीसरी बस लेकर आया था, जिसे लाए हुए आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। उस दिन तो मां करनी के आशीर्वाद की वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन आपको भी मेरे साथ हुए इस डरावने हादसे से सबक लेना चाहिए और किसी भी अनजान जगह पर किसी भी अनजान आदमी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।